देखो बेटा, जो टॉपिक इन यूनिट नंबर 3 ऑफ क्लास +1 लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन दे अंडर असी पढ़ रहे हैं, दैट इज इंपल्स एंड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो हुण तक जो आप टॉपिक रिगार्डिंग इंपल्स स्टडी किया वो सानू पता लग चुका वा कि हाउ टू कैलकुलेट इंपल्स। तो अगर तो बेटा इंपल्स कैलकुलेट करनी है तो अगर थानू फोर्स कांस्टेंट गिवन है या एवरेज फोर्स गिवन है, then you will apply this formula, then you will multiply average force with time of action of force। और अगर बेटा फोर्स वेरिएबल है डिपेंडेंट ऑन टाइम, then you will use this integration formula for impulse, and according to impulse momentum theorem, impulse is also equal to change in momentum। तो आप दोनों स्केलर फॉर्म च लिखते हैं, ये वेक्टर फॉर्म च है, इसका कोई फर्क नहीं है कि एक्चुअली जो इंपल्स है ना बेटा उसकी जो डायरेक्शन है, हम ध्यान रखना बेटा कि जो इंपल्स की डायरेक्शन है वो बेसिकली की है कि जिस टाइम इंटरवल के दौरान तुसी इंपल्स ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उस टाइम इंटरवल के दौरान उस बॉडी की जो चेंज इन मोमेंटम है, वो चेंज इन मोमेंटम की जो डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंपल्स। तो ये याद रखनी है ना गल, इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो लास्ट इक्वेशन आप ग्रीन कलर में लिखी है वो बेटा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की मैथेमैटिकल फॉर्म है, और वो बिहाफ से असी कल कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की। हुण बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, देखो, फोर्स टाइम ग्राफ। फोर्स टाइम ग्राफ हुण गल नूं समझना बेटा, लिसन, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो फोर्स टाइम ग्राफ है वो नाम ही थानू क्लीयर कर रहा भी इहदे विच आपां किसी भी ऑब्जेक्ट के उपर लगन वाली फोर्स नूं टाइम के अकॉर्डिंगली किस तरह वेरी कर रही है, वो अकॉर्डिंगली असी ग्राफ प्लॉट करते हैं ना कि डिफरेंट टाइम से ऑब्जेक्ट से जो फोर्स लग रही है वो ग्राफ प्लॉट करते हैं। और क्योंकि टाइम बेटा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग प्लॉट होएगा, और जो फोर्स है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये अलोंग वर्टिकल एक्सिस है। हुण दो केसिस बनने हैं बेटा कि थोड़ा ग्राफ या तो इस तरह आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो यदा मतलब है कि फोर्स इज कांस्टेंट, कि हर टाइम पे फोर्स की वैल्यू सेम है। और दूसरी ऑप्शन आएगी तो यदा मतलब फोर्स वेरिएबल है, अलग अलग टाइम पे फोर्स की वैल्यू डिफरेंट है। तो हुण देखो बेटा, हुण अगर थोड़े सामने फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है, एक तो तुसी उस ग्राफ तो देख के पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है ड्यूरिंग गिवन टाइम इंटरवल तो वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, एक तो थानू वो पता लग जाएगा। अगर तो डिफरेंट टाइम्स से फोर्स की वैल्यू सेम है तो कांस्टेंट फोर्स है, अगर डिफरेंट है डिफरेंट टाइम्स से फोर्स की वैल्यू तो वो वेरिएबल फोर्स है ना। तो दूसरी बेटा गल कि ग्राफ तो असी किहड़े रिजल्ट्स निकाल सकते हैं ना। हुण देखो थानू याद होएगा, लिसन, कि अगर थोड़े सामने आप एक ग्राफ स्टडी किया सी एक्सटी ग्राफ, तो एक्सटी ग्राफ दे अंडर एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ की दसदा सी, उहदे बारे असी कुछ नहीं सी डिस्कस किया है ना
बट हुण गल नूं सुनियो, बट एक्सटी ग्राफ की जो स्लोप है उत्थों वेलोसिटी पता लगी सी। तो इस करके आपां एक्सटी ग्राफ के अंडर एरिया तो नहीं सी कैलकुलेट किया, बट स्लोप की सी। दूसरी गल फिर अपने को आया सी वीटी ग्राफ, है ना, सारे गल नूं याद समझो। तो वीटी ग्राफ की स्लोप भी निकाली सी, एक्सलरेशन ते एरिया अंडर ग्राफ भी निकालिया सी। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ की दसिया सी तुहानूं, हुण याद आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। हुण एक्चुअली ये रिजल्ट कितना आया सी, देखो बेटा, एक्चुअली देखो वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट, तो ये किस तरह बनया वा। तो देखो वेलोसिटी क्योंकि होंगी है डी एक्स बाय डी टी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, है ना, अलॉन्ग एक्स एक्सिस v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी है। तो हुण देखियो बेटा v डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, क्योंकि अगर आप निकाल रहे हैं एरिया अंडर वी टी ग्राफ, तो एक कोआर्डिनेट v होएगा, दूसरा कोआर्डिनेट t होएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट एरिया दसेगा, क्योंकि एरिया की बेसिक डेफिनेशन की है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया की बेसिक डेफिनेशन है ना। तो हुण इस करके जो वीटी ग्राफ है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो अगर वो लेंथ टाइम है तो विड्थ या ब्रेड्थ, वेलोसिटी है तो एरिया की है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो वीटी ग्राफ जो है v इंटू टी, तो क्योंकि t छोटा वा dt, तो इस करके डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल है। तो जे आप टोटल एरिया ले लेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। हुण इसी तरह नाल तुहानूं याद होएगा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हुण एक्सेलरेशन मतलब एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तुहानूं याद होएगा वो हुंदा चेंज इन वेलोसिटी। ये भी ऑलरेडी डिस्कस, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन होंगी है बेटा dv बाय dt, तो dv हो गया a dt। तो जिहड़ा at ग्राफ है उहदी अगर लेंथ टाइम है तो ब्रेड्थ एरिया वा, सॉरी एक्सेलरेशन है, तो अगर लेंथ टाइम है ब्रेड्थ एक्सेलरेशन है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आ बन जाएगा ना दिस वन प्रोडक्ट। तो आ प्रोडक्ट की आ रहा है, क्योंकि टाइम फिर छोटा वा dt, तो dv आ रहा है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। अगर आप टोटल एरिया निकाल लांगे तो वो आ जाएगा। हुण अगर आप इन्हां पैरेलल लाइन्स से चलते हुए देखिए बेटा, तो हुण तुसीं असी कैलकुलेट करना एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। हुण तुहानूं मैं दस्सिया वा कि जो फोर्स टाइम ग्राफ है उहदे विच जिहड़ा ग्राफ तुहाडे सामने है वो कॉन्स्टेंट फोर्स लिए भी हो सकता, वेरीएबल फोर्स लिए भी हो सकता। तो आ वाला ग्राफ फोर्स कॉन्स्टेंट है, आ वाला ग्राफ वेरीएबल फोर्स है। हुण अगर तुसी बिल्कुल इसे लॉजिक ते अगे चलते जाओ तो देखो बेटा एफ टी, हुण फोर्स टाइम, तो थानू रिलेशन याद आना चाहिए न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो एफ डी टी, हुण क्योंकि फोर्स टाइम ग्राफ है, हुण देखो अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर एक छोटा जिहा ब्लॉक ड्रॉ करा, तो इसकी जो लेंथ है अगर वो डी टी है और आ वाला फोर्स है एफ, तो आ वाला एरिया कितना होएगा एफ इंटू डी टी, और ये एरिया एफ इंटू डी टी के बराबर है डीपी, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। और बेटा आप प्रूव की किया, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। तो अगर डीपी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम है तो आप कह सकते हैं कि एरिया अंडर एफ टी ग्राफ एक तो रिप्रेजेंट करता चेंज इन मोमेंटम, तो दूसरा असी कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम तो इंपल्स भी होंगी है। इट मीनस एरिया अंडर एफ टी ग्राफ की दसेगा इंपल्स बारे या चेंज इन मोमेंटम बारे। तो कहने का मतलब है कि एरिया अंडर एफ टी ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम या फिर इन्हें बोल सकते हैं इंपल्स। तो हुण इस गल नूं थोड़ा डिटेल च डिस्कस करिए बेटा। देखो ध्यान दो कि जो
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सॉरी फोर्स टाइम ग्राफ है, तो ये वेरिएबल फोर्स ਲਈ है, एफ इज वेरिएबल। ਹੁਣ बेटा ਜਿਹੜਾ एफ टी ग्राफ है, ਜਦੋਂ एफ कॉन्स्टेंट है, तो तुसी की कर सकते हैं, इस ग्राफ के उपर इनिशियल टाइम ते फाइनल टाइम के अकॉर्डिंगली दो पॉइंट्स सिलेक्ट कर लूंगे। तो आ जिहड़ा एरिया बनेगा, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ बिटवीन T1 टू T2, तो वो किहदे बराबर आएगा? ये रेक्टेंगल नजर आ रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। हुण ABCD की है? लेंथ इंटू ब्रेडथ। हुण बेटा आ है टाइम ऑफ एक्शन डेल्टा टी इंटू एफ। आ फोर्स है, आ टाइम ऑफ एक्शन है, तो आ बन गया चेंज इन मोमेंटम या फिर इंपल्स। तो इट मीन्स फोर्स टाइम ग्राफ के अंडर एरिया थानू की दसेगा? इंपल्स और मोमेंटम के बराबर। तो इट मीन्स अगर थानू एफ टी ग्राफ दिता ना, और थानू कहा जाता कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम या थानू कहा जाता कैलकुलेट इंपल्स, इट मीन्स तुसी अंडर एफ टी ग्राफ एरिया निकालना वा, और वो एरिया कितना निकालना वा वो आपां सिचुएशन ते डिपेंड करेगा, और उन्होंने असीं न्यूमैरिकल नाल समझांगे। हुण देखो, हुण सेम रिजल्ट इत्थे आ रहा पुत, पर इस गल नूं समझाउण लई क्योंकि एफ वेरीएबल है, तो इत्थे आपां की करदे हां, इत्थे एक्चुअली असीं दो पॉइंट्स काफ़ी नज़दीक ले लेने हैं। मतलब ए एंड बी पॉइंट्स ये ग्राफ के ऊपर इन्ने नज़दीक है कि ये जो एरिया बन रहा दिस वन, ये बनेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ये स्ट्रिप बन गई एक तरह की ABCD। हुण ये एरिया कितना आएगा? क्योंकि बेटा ए और बी पॉइंट्स काफ़ी नज़दीक है, तो यदा मतलब इन्हां दे विच जिहड़ा टाइम गैप है वो काफ़ी घट है। मतलब आ जो थानू नज़र आ रहा डी पॉइंट, इस वेले टाइम टी है, और आ जिहड़ा पॉइंट नज़र आ रहा सी, इस वेले टाइम टी प्लस डी टी है। मतलब टी नालों थोड़ा जिहा ज़्यादा, मीनस आ जिहड़ी विड्थ है वो डी टी है, वेरी स्मॉल टाइम। तो हुण आ जिहड़ा गल है ये है एफ। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया की हो गया बेटा? एफ इंटू डी टी। हुण एफ इंटू डी टी है स्मॉल चेंज इन मोमेंटम या स्मॉल इंपल्स। हुण अगर तुसी इस ग्राफ के अंडर इस तरह छोटे छोटे स्ट्रिप्स बना देने, आ स्ट्रिप्स बना देने इदा, तो हर स्ट्रिप का एरिया की आ रहा बेटा? हर स्ट्रिप का एरिया आ रहा स्मॉल चेंज इन मोमेंटम या फिर स्मॉल इंपल्स। तो यदा मतलब अगर आप इन्हां सारियां स्ट्रिप्स नूं ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो की आनी है? टोटल चेंज इन मोमेंटम या टोटल इंपल्स। तो कहने का मतलब है कि चाहे एफ टी ग्राफ च फोर्स कॉन्स्टेंट है, चाहे एफ टी ग्राफ दे विच फोर्स वेरीएबल है, जो एरिया अंडर दा ग्राफ है वो हमेशा एरिया अंडर एफ टी ग्राफ वो हमेशा चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स के बराबर है। तो ये गल याद रखनी है, भुलनी नहीं। जिस तरह आप ये गल फस्ट सैकेंड यूनिट काइनेमैटिक्स के विच भी याद रखी है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो चाहे वीटी ग्राफ च वेलोसिटी कांस्टेंट है, चाहे वेरिएबल है। इसी तरह नाल बेटा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वो चेंज इन वेलोसिटी है, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चाहे एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो उसी तरह नाल पैरेलल लाइंस ते चलते हुए तुसी याद रखना कि अगर एफ टी ग्राफ थोड़े सामने ड्रॉ किया आ जाए और थानू कहा जाए इंपल्स कैलकुलेट करो या चेंज इन मोमेंटम, तो वो एरिया अंडर दा एफ टी ग्राफ है, और उस ग्राफ च फोर्स चाहे कांस्टेंट है चाहे वेरीएबल है, उसका कोई फर्क नहीं पैना। सो ये पॉइंट्स जिहड़े आ थानू याद रखने पैणगे है ना, डिस्कस कर रहे हैं आपां, तो इन्हां नू भुलना नहीं है। हुण जदों असीं इन्हां नू रिजल्ट्स नू याद कर लिया कि एरिया अंडर एफ टी ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स,
तो हुण इहदे च ये गल भी याद रखनी है कि जदों तुसी एफटी ग्राफ के अंडर एरिया निकालते हैं गिवन टाइम इंटरवल तो उस टाइम इंटरवल के दौरान मोमेंटम कितनी चेंज हो रही है वो फाइंड आउट होनी है, टोटल नहीं। उस टाइम इंटरवल के दौरान कितनी फोर्स ने इंपल्स लगानी है वो कैलकुलेट होनी है, टोटल नहीं। जे असी पूरा एरिया निकाल देने हैं पूरे ग्राफ का एरिया फिर वो टोटल चेंज इन मोमेंटम है। और अगर असी इनीशियल और फाइनल टाइम के विच एरिया निकालते हैं तो उस टाइम इंटरवल के दौरान जिन्नी मोमेंटम चेंज हो रही है या इंपल्स लग रही है वो सानू पता लगेगी। तो ये बेसिक डिस्कशन है जी थानू याद रखनी पएगी, तो दिमाग च हमेशा नाल लैके चलनी पएगी। हुण बेटा समूहन लगी समझ? अंकुश, भरत, साहिल, साहिल, लक्ष्य, नमन, नवनीत, नारायण, चिराग, यथार्थ। हुण देखो बेटा, हुण अगर असी इस टॉपिक नू डिस्कस कर लिया तो हुण तुहाडे सामने इहदे बिहाफ ते अगर न्यूमेरिकल आ जांदा सानू किसे एफटी ग्राफ है, दिस इज एफटी ग्राफ, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9 सेकेंड, तो आ है 5 न्यूटन, 8 न्यूटन, तो आ फोर्स है, इधर नो टाइम है। हुण अगर थानू कोई कहे कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स बिटवीन 2 to 6 सेकेंड, तो अगर 2 to 6 सेकेंड है बेटा फिर सारा एरिया नहीं निकालना, फिर 2 तो 6 वाला आ वाला एरिया निकालना, दिस वन। हुण इहदे विच जिहड़ा आ एरिया वा बेटा ये ट्रपीजियम है और आ रैक्टेंगल है, और एफटी ग्राफ के अंडर एरिया की है चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स किसके बराबर। हुण आ वाला ट्रपीजियम का एरिया की हुंदा हाफ इंटू सम ऑफ पैरलल साइड्स। हुण आ साइड दो, एक साइड ते दो साइड पैरलल है, तो आ 5 है, आ 8 है, ते परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के विच आ 2 सेकेंड 4 है, तो आ 2 है, प्लस फिर इस रेक्टेंगल का एरिया है बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 इंटू 8, आ 2 कट्टे गए, 13 प्लस 16 इज इक्वल टू 29। और क्योंकि चेंज इन मोमेंटम है या इंपल्स है तो इंपल्स के अकॉर्डिंगली यूनिट बनेगा न्यूटन सेकेंड, और मोमेंटम जो है वह यूनिट होंदा केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये थोड़ा आंसर आ गया। सो कहने का मतलब ये बेटा, अच्छा हुण अगर मान लो इसे एफटी ग्राफ थानू वो कहंदा फाइंड द टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल का मतलब 0 to 9 तक, ठीक है। फिर तुसी आ रैक्टेंगल का और आ ट्राइंगल का एरिया भी नाल ऐड कर देना सी, ठीक है ना, तो थोड़ा टोटल आ जानी सी। अगर वो कहंदा कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम बिटवीन 0 to 6 सेकेंड, फिर सिर्फ इन्ना एरिया करना सी। तो अगर कहंदा 6 to 9 तक का फिर इन्ना एरिया करना सी आ वाला, तो वो कंडीशन ते डिपेंड करेगा। और दूजी गल बेटा, क्योंकि फोर्स वैक्टर क्वांटिटी है वो नैगेटिव भी हो सकती है। हुण फोर्स नैगेटिव होने का मतलब देख लो कि सपोज थोड़ा ये ग्राफ बेटा इधर देखो कि
आ टाइम है और आ जिहड़ा तुहाडा ग्राफ है वो इदां आ सकदा। तो आ 9 है, आ 12 आ गया और आ जिहड़ी वैल्यू है पुत आ वाली, तो आ वैल्यू आ गई -4 न्यूटन। तो आ फोर्स हुण इस केस दे विच अगर वो तुहानूं कहंदा कैलकुलेट टोटल चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम 0 to 12 सैकेंड, तो फिर तुसी आ वाला एरिया भी कड्ढना, आ वाला एरिया भी और आ भी और आ भी और आ भी, पर आ एरिया नैगेटिव आना नाल पुत, और ये ट्रपीजियम है ना। तो ये एरिया सारे ये 5 एरियाज है इन्हों ऐड कर लेना, आ 4 पॉजिटिव है और आ नैगेटिव एरिया आना, तो फाइनल रिजल्ट वो अकॉर्डिंगली आ जाना। सो कहने का मतलब है कि अगर थोड़े सामने फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ च चाहे फोर्स कांस्टेंट है चाहे वेरिएबल है, तो चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स किस दे बराबर है, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, और चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स ड्यूरिंग गिवन टाइम इंटरवल के दे बराबर है, उस टाइम इंटरवल दे कॉरस्पॉन्डिंग एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ। तो ये पॉइंट्स नू याद रखना पैना थानू, तो ताकि असी न्यूमेरिकल्स नू ट्राई कर सकीए ऑन द बेसिस ऑफ एफ टी ग्राफ। हुण बेटा देखो, हुण अगर आपां नू इत्थे तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी नू, तां असी इस तो नैक्सट कुछ जो डेली लाइफ दे विच असी ऑब्जर्व करते हैं बेटा, जिस तरह देखो कि अगर मान लो आ एक सरफेस है, तो आ एक ऑब्जेक्ट है। सो मान लो ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ब्रिटल ऑब्जेक्ट है। ब्रिटल ऑब्जेक्ट्स हुंदे आ बेटा, जिद्दां कच दा गिलास है ना, कच दा समान है जिहड़ा, तो वो ब्रिटल ऑब्जेक्ट है। और ईवन जिहड़े तुहाडे बॉडी दे पार्ट्स है, बोन्स है, वो भी ब्रिटल है, क्रैक आ जाता, फ्रैक्चर हो जाता उन्हां दे विच। हुण अगर मान लो, हुण गल नूं देखियो बेटा कि अगर आ वाला सरफेस हार्ड है ना, और अगर तुसी कच दे गिलास नूं सर्टन हाइट तो ड्रॉप करते हैं, तो जदों ये सरफेस नाल हार्ड सरफेस नाल टकराएगा वो ब्रेक हो जाएगा। पर अगर मान लो ये सरफेस हार्ड की जगह सॉफ्ट है, सॉफ्ट का मतलब की है भी ये जिहड़ा फर्श है ना, उहदे उपर आपां मान लो पिलो रखिया वा या अपना गद्दा बिछाया होया वा वधिया वाला, तो उहदे उपर अगर ये गिलास आके टकराएगा तो उहदे ब्रेकेज के चांसिस घट होणगे। उहदा कारण असीं किद्दां दस सकते हैं बेटा कि जिहड़ी ब्रेकेज होनी है वो फोर्स के करके होनी है, ज़्यादा फोर्स तो ब्रेकेज के चांसिस ज़्यादा, लैस फोर्स ब्रेकेज के चांसिस घट। तो हुण देखो कि दोनों केसेस दे विच चाहे हार्ड सरफेस है चाहे सॉफ्ट सरफेस है, जो हाइट है जिहदे थ्रू ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा वो सेम है, पर रिजल्ट अलग अलग क्यों आ रहा वा, उहदा कारण की है बेटा, हार्ड सरफेस से ज़्यादा फोर्स लगेगी, सॉफ्ट से घट। उहदा कारण की है कि एक्चुअली इस गल नूं तुसीं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम तो समझ सकते हैं बेटा। हुण जिहड़ी जे है इहदा संबंध है फोर्स इंटू टाइम नाल। हुण गल नूं समझियो बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहे हार्ड सरफेस से फॉल करे चाहे सॉफ्ट ते, तो इनिशियल क्योंकि हाइट सेम है दोनों केसेस, तो उहदी सरफेस दे नाल टकरान तो जस्ट बिफोर, टकरान तो थोड़ी देर पहला जिहड़ी इनिशियल वेलोसिटी है ते टकरान तो बाद जिहड़ी उहदी फाइनल वेलोसिटी है वो सेम है। मतलब फाइनली उन्हें रुक जाना, इनिशियली उन्हें मोशन च होना। तो चेंज इन मोमेंटम सेम है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर सेम हाइट तो जे हार्ड सरफेस नाल टकरा रहा या सॉफ्ट सरफेस नाल टकरा रहा, तो उहदी चेंज इन मोमेंटम दोनों केसेस च सेम है। फर्क कित्थे है, आ वाला फर्क है टाइम। मतलब हार्ड सरफेस के उपर ऑब्जेक्ट ने इंस्टेंटली रुक जाना और सॉफ्ट सरफेस ने ऑब्जेक्ट के टकरान दे नाल थोड़ा जिहा डिप्रैस होना, थल्ले नूं जाना, उहदे करके ऑब्जेक्ट नूं रुकन लई ज़्यादा टाइम मिल जाना।
सो ਇਹਦਾ मतलब सॉफ्ट सरफेस ਤੇ बेटा डेल्टा टी ज़्यादा वा, जबकि डेल्टा पी दोनों साइड ਲਈ सेम है। हुण अगर ये ज़्यादा होएगा तो फोर्स घट होएगी, और अगर ये लैसर होएगा तो ये मोर होएगी। तो हार्ड सरफेस से डेल्टा टी टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो लैसर है, इस करके फोर्स ज़्यादा लगेगी तो ब्रेकेज होने के चांसेस होंगे, और डेल्टा टी सॉफ्ट सरफेस से मोर होएगा तो फोर्स लैस एक्ट करेगी। तो ये आप पॉइंट्स है, इसे करके वो थानू कहते हैं कि अगर तुसी एक सर्टन हाइट तो जंप करते हैं नीचे नू, और अगर नीचे जो हार्ड सरफेस है पक्का फ्लोर है तो थोड़े फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा वा। बट अगर नीचे सपोज हीप ऑफ सैंड है ना, रेता का ढेर लगा या गद्दे पिछे है, तो थोड़े बोन्स के फ्रैक्चर होने के चांसेस घट है। तो आप इस गल ते समझ सकते हैं। और इस गल ते होर पॉइंट्स बड़े है बेटा कि जिदा थोड़े व्हीकल्स है, जिन्ने भी व्हीकल्स है, साइकिल नूं छड्ड दईए, साइकिल दे विच भी ईवन जो सीट है वो नीचे स्प्रिंग्स लगे है, शॉकर्स बेसिकली। तो हर व्हीकल के अंदर शॉकर्स है बेटा, ठीक है ना। तो ये जो शॉकर्स है वो बेसिकली कादे लई प्रोवाइड किए है कि जो अनईवन रोड ते व्हीकल ने मूव करना तो वो डेल्टा टी नू इनक्रीज कर देंगे है शॉकर्स। तो डेल्टा टी नू इनक्रीज होने दे नाल जो फोर्स एक्सपीरियंसड बाय द राइडर है वो घट जाती है बेटा, और इस करके उन्होंने लैस जर्क महसूस होंगे है। तो ये आप ऑन द बेसिस ऑफ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह नाल जदों आप गल करते हैं कि जो ट्रेन है, ट्रेन बेसिकली बनी हुई है डिफरेंट बोगीज नू जोड़ के, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स नू जोड़ के। तो जेडे रेल के डिब्बे होंगे आ बेटा, तो आ जेडे कंपार्टमेंट्स है रेल ट्रेन दे, तो इन्हों जोड़न वेल इत्थे जिथे जुड़े हुए आ उत्थे बेसिकली तुसी नोट करो इस तरह के शॉकर्स लगे हुए हैं, ये भी शॉकर्स ही है बेटा। तो जदों ट्रेन चलती है या रुकती है तो ट्रेन के डिब्बे आपस च टकराते हैं। हुण ये जिहड़े शॉकर्स लगे हैं ना, बफर्स कह देंगे इन्हों बेसिकली, ये जिहड़े शॉकर्स है बफर्स है, जदों दो ट्रेन के डिब्बे टकराते हैं तो ये टाइम ऑफ कोलिजन नू इनक्रीज कर देंगे हैं। और टाइम ऑफ कोलिजन नू इनक्रीज करने का मतलब है कि एवरेज फोर्स ऑन द कंपार्टमेंट ऑफ ईच बोगी जिहड़ी है या बोगी के अंदर सिटिंग ऑन ईच परसन जो फोर्स लग रही है वो घट जाती है, और वो करके जर्क घट महसूस होंदा वा। अच्छा, इसी तरह नाल तुसी देखोगे कि जिन्ने भी डेलीकेट मटीरियल्स है ना, और कॉस्टली भी है और डेलीकेट्स भी है, तो उन्हों की ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन पहला पैकिंग की जाती है थर्मोकोल्स। तो स्ट्रॉज यूज़ करते हैं, थर्मोकोल्स यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली थर्मोकोल्स, स्ट्रॉज, ईवन अगर मान लो आप कच के गिलास दुकान तो खरीदन जाने हैं क्रॉकरी शॉप तो वो की करते हैं, एक कच के गिलास के दूसरे कच के गिलास नूं रखण तो पहला उस कागज़ के टुकड़े है ना, न्यूज़पेपर के टुकड़े लगा के फिर दूसरा गिलास रखते हैं। तो एक्चुअली वो कागज़ के टुकड़े, वो स्ट्रॉज या वो थर्मोकोल है, ये सारा कुछ काहदे लई यूज़ किया जाता पैकिंग के दौरान, वो टाइम ऑफ कोलिजन नूं भी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जिहड़े झटके लगने आ तो वो टाइम ऑफ कोलिजन नूं डेल्टा टी नूं इनक्रीज कर देंगे ताकि एवरेज फोर्स घट लगे तो ब्रेकेज के चांसेस घट जाए। तो ये सारा कुछ तुसी एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। सो ये बेटा कुछ पॉइंट्स है जेडे मतलब कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स थोड़े को पूछे जा सकते हैं ना, तो इन्हों तुसी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह तुसी नोट किया होएगा कि अगर तुसी क्रिकेट प्लेयर नूं क्रिकेट बॉल नूं कैच करते देखो तो बॉल नूं कैच करते वक्त वो की करता वा कि अगर बॉल सर्टन हाइट तो नीचे आ रही है तो वो कैच करन लगे हाथ इदा फिक्स नहीं करता, वो जो बॉल आती है तो अपने हाथ नूं थोड़ा जिहा लोअर करता, नीचे नूं ले जाता इदा। तो एक्चुअली वो इस ओदा परपज़ की है इस तरह करन दा कि जदों कैचिंग के दौरान वो अपने हैंड्स नूं लोअर कर रहा, नीचे नूं ले जा रहा, तो वो टाइम ऑफ कोलिजन नूं इनक्रीज कर रहा, डेल्टा टी नूं वधा रहा ताकि उहदे हत्थां ते लगन वाली फोर्स घट जाए, तो इट मीनस बॉल नूं कैच करना आसान हो जाए। तो ये बेसिक सर्टन पॉइंट्स है जिहड़े तुहानूं समझ होनी चाहिए है, और इन्हों असीं एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम।
हुण लिखो बेटा एक टॉपिक इंपॉर्टेंट वन, Newton's second law of motion is the real law of motion. बेसिकली बेटा आप न्यूटन फर्स्ट लॉ, सैकेंड लॉ, थर्ड लॉ इनू डिस्कस किया है ना। हुण सैकेंड लॉ ऑफ मोशन नू असी रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों मानते हैं, उसका कारण एक्चुअली ये दसिया जाता वा कि फ्रॉम न्यूटन सैकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ डिराइव हो जाएंगे। हुण इस गल नू समझण लई तुहानू दोबारा मैं जिहड़ी गल दस रहा आपां इस तो पहला भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लैक्चर्स दे विच कि बेटा स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज होने का मतलब है मैकेनिक्स च मोमेंटम का चेंज होना। और दूसरी गल कि जो न्यूटन सैकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसकी स्टेटमेंट है F इज इक्वल टू dp बाय dt। हुण ये जिहड़ा फार्मूला तुसी लिखते हैं ना F इज इक्वल टू dp बाय dt, हुण ध्यान नाल गल सुनियो बेटा, जो F है F तो F जिस पार्टिकल दे ऊपर लगन वाली फोर्स है तो dp बाय dt च P की है उसे पार्टिकल दी मोमेंटम है। और F इज इक्वल टू dp बाई dt का मीनिंग की है कि जदों किसी पार्टिकल ते फोर्स F लगेगी तो उस पार्टिकल की मोमेंटम P चेंज करेगी विद टाइम। ये गल नूं समझना वा, मतलब आ जिहड़ा सामने एक्सप्रैशन लिखिया वा, अगर ये F का मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल A तो P है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल A। अगर इत्थे F है फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल B तो P का मतलब है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल B। तो ये ध्यान च रखना बेटा गल, F इज इक्वल टू dp बाई dt कि F इस एक्सप्रैशन दे विच जिहड़ी मैथेमैटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सैकेंड लॉ है ये विच F जो है जिस पार्टिकल ते फोर्स लग रही है P उसे पार्टिकल की मोमेंटम है और वो चेंज हो रही है। तो ये दिमाग च रखनी गल। हुण बेटा हुण ये सैकेंड लॉ है, दिस इज सैकेंड लॉ ऑफ मोशन, मैथमेटिकल फॉर्म है। हुण तुसी देखो कि अगर फोर्स जीरो है, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रही, किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लग रही है ना, नेट फोर्स जीरो है, तो इट मीनस सैकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली अगर लेफ्ट हैंड साइड जीरो है तो फिर dp बाई dt जीरो हो गई यूजिंग इक्वेशन 1। हुण ध्यान दियो बेटा dp बाई dt जीरो का मतलब है कि मोमेंटम दी डिफरेंशिएशन जीरो। हुण तुहानू इत्थे एक गल याद आनी चाहिए है डिफरेंशिएशन दे नाल रिलेटेड, जदों तुसी किसी कॉन्स्टेंट टर्म नू सिंगल कॉन्स्टेंट टर्म नू डिफरेंशिएट करते हैं तो वह आंसर जीरो आता बेटा। जदों आप कल्ले कॉन्स्टेंट नू डिफरेंशिएट करते हैं वो कॉन्स्टेंट चाहे 9 है, 5 है, 12 है, 30 है, -15 है, वो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट जीरो आता ना। हुण इत्थे तुसी देखो भी लैफ्ट साइड ते dp बाई dt इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि मोमेंटम दी डिफरेंशिएशन हो रही है और वो जीरो आ रहा रिजल्ट। तो इट मीन्स जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, तो मोमेंटम इज कांस्टेंट, P कांस्टेंट है। तो अगर फोर्स नहीं लग रही जीरो है तो मोमेंटम कांस्टेंट है। तो यही गल तो फर्स्ट लॉ ही कह रहा
कि कोई भी बॉडी तद तक अपनी स्टेट नू चेंज नहीं करेगी, स्टेट नू चेंज नहीं करेगी मतलब वोदी मोमेंटम उदों तक कांस्टेंट रहेगी जब तक बाहरों कोई फोर्स नहीं लगती, ठीक है ना, नैट फोर्स नहीं लगती, फोर्स नहीं लगती। तो यदा मतलब आ जिहड़ा फर्स्ट पार्ट आपां कीता, तो आ सैकेंड लॉ है बेटा। तो अगर आपां मन्निया कि फोर्स नहीं लग रही तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी, तो फोर्स ना लगन ते मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी, ये गल कौन दसदा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हुण आ वाला रिजल्ट असी इस इक्वेजन नू यूज करके कढ़िया और आ इक्वेजन सैकेंड लॉ है, तो यदा मतलब आपां सैकेंड लॉ तो फर्स्ट लॉ डिराइव कर लिया। इट मीनस आपां की कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये पहला पार्ट हो गया, मीनस सैकेंड लॉ तो असी फर्स्ट पार्ट डिराइव कर सकते हैं ना। तो हुण बेटा हुण थर्ड लॉ है, अगर आप थर्ड लॉ नू भी डिराइव कर दईए सैकेंड लॉ की हैल्प के नाल तो साडा काम बन जाएगा। पर हुण इत्थे एक गल सुनो पुत, सोचो, थर्ड लॉ दे विच आंदा वा एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट। हुण जदों आपां कहने एक्शन एंड रिएक्शन, तुहानूं गल समझाई सी कि थर्ड लॉ कहंदा कि एक बॉडी दूसरी बॉडी ते जदों फोर्स लगाएगी तो दूसरी भी पहली ते फोर्स लगाएगी। ਇਹਦਾ मतलब थर्ड लॉ ਨੂੰ प्रूव करन लई एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट प्रूव करन लई सानू दो बॉडीज चाहिए वा, समझ गए ना, ता ही प्रूव कर पावांगे। तो ਇਹਦੇ ਲਈ सैकेंड लॉ ਜਿਹੜਾ ਵਾ अगर ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ फर्स्ट लॉ प्रूव करना सी ਉਹਦੇ ਲਈ सिंगल बॉडी सफिशिएंट सी, पर हुण थर्ड लॉ प्रूव करन ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि कंसीडर an isolated system, consider an isolated system be made of two bodies A and B। हुण क्योंकि थर्ड लॉ नू प्रूव करन लई सानू दो बॉडीज का होना बड़ा जरूरी है, ताकि एक दूसरी ते फोर्स लगाए है ना, ता ही दूसरी पहली ते लगाएगी। हुण आपां इत्थे आइसोलेटेड सिस्टम वर्ड यूज किया बेटा, हुण ये समझना बड़ा जरूरी तुहाडे लई। सिस्टम बेसिकली की हुंदा, सिस्टम वर्ड जिहड़ा वा उहदा मतलब है कलैक्शन ऑफ पार्टिकल्स या कलैक्शन ऑफ बॉडीज। दो या दो तो ज्यादा पार्टिकल्स की कलैक्शन नू सिस्टम कह दिंदे आ, दो या दो तो ज्यादा बॉडीज की कलैक्शन नू असी सिस्टम बोल दिंदे आ ना। हुण आइसोलेटेड दा की मतलब है बेटा? हुण आइसोलेटेड वर्ड का मतलब देखो कि अगर मान लो थोड़ी क्लास दे विच कोई स्टूडेंट वो कल्ला कल्ला रवे, ना किसी नू ज़्यादा बुलाए, ना किसी नाल गल करे, ना टीचर नाल मिक्स होए, ना स्टूडेंट्स दे नाल, तो आप कहने हैं भी ये क्लास तो आइसोलेटेड है, अलग रह रहा है ना, कि वह बाहरली आले दुआले दे नाल इंटरैक्शन नहीं है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुंदा है, भुलना नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि वो जिहड़ा सिस्टम है, हुण जिद्दां साडा आइसोलेटेड सिस्टम दो बॉडीज़ का बनया ए और बी का, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम अगर दो बॉडीज़ ए और बी का बनया तो ए और बी आपस ची फोर्सिस लगाणगियां, बाहरों कोई होर तीसरा ऑब्जेक्ट ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ फोर्स नहीं लगाएगा, तो उन्होंने आइसोलेटेड सिस्टम कहने हैं। तो आइसोलेटेड वर्ड जिहड़ा वा आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग समझ जाना कि अगर मैं कहां बॉडी ए इज आइसोलेटेड बॉडी, तो उसका मीनिंग थोड़े दिमाग च की होना चाहिए कि ए दे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। अगर मैं कहां बॉडी बी इज आइसोलेटेड, इट मीनस बी दे ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लग रही, तो फिर तुसी ये क्वेश्चन नहीं करना भी क्या ए ते फोर्स लग रही भी। पर हाँ, जे मैं कहां ए बॉडी, फिर सानू देखना पड़ेगा कि क्या ए के ऊपर फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही। पर जे वो कहे आइसोलेटेड सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी, तो यदा मतलब दो बॉडीज ए और बी आपस च तां फोर्सिस लगा सकदियां, ए बी ते बी ए ते, पर होर कोई उन्हां ते फोर्स नहीं लगा रहा, इसे करके आइसोलेटेड सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू बॉडीज लिखिया गया।
हुण इत्थे बेटा आपां की करदे हां गल नूं क्लीयर करन दे लई, तो आपां एक बाउंड्री मार्क कर लई कि आ साडे कोल दो बॉडीज है। हुण क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम बना रही हैं बेटा, तो आइसोलेटेड सिस्टम होने करके इन्हां दे उपर नैट फोर्स 0 है। ए और बी ते टोटल फोर्स 0 है, बाहरों कोई फोर्स नहीं लग रही। पर ए और बी दे उपर चाहे बाहरों कोई फोर्स नहीं लगा रहा, पर ये आपस च फोर्स लगा सकदियां वा। तो मान लो ए बी ते फोर्स लगा रही है, तो आपां कहता ए ने बी ते कितनी फोर्स लगाई बेटा, एफ बी ए, और बी ने ए ते कितनी फोर्स लगाई, एफ ए बी। ए बी ते लगा रही है, बी ए ते लगा रही है ना। हुण अगर आप ये प्रूव कर दईए कि एफ ए बी ते एफ बी ए इक्वल बट ऑपोजिट है, तो यदा मतलब जिन्नी फोर्स ए ने बी ते लगाई उन्नी ही बी ने ए ते लगाई, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, वो प्रूव हो जाएगा। तो हुण इत्थे आपां ये मन्निया कि सैकेंड लॉ ऑफ मोशन तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन नूं डिराइव करन लई सानू दो बॉडीज की जरूरत सी। तो आपां एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया जिहड़ा दो बॉडीज ए और बी का बनया होया, और आइसोलेटेड सिस्टम का सानू की फायदा मिलना कि ए और बी ने सिर्फ एक दूजे ते ही आपस च ही फोर्स लगानी है, तीसरे ने किसी ने इन्हां ते फोर्स नहीं लगानी। भी जिद्दां आपां कहीए भी इन्हां दा वेट भी है, तो वो नहीं होना हुण, क्योंकि जे वेट ए दा वेट भी लग रही फोर्स, तो यदा मतलब अर्थ भी इन्हां ते फोर्स लगा रही है, फिर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहेगा ना। तो ये ध्यान च रखना बेटा। हुण अकॉर्डिंग टू, हुण गल सुनो पुत, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सैकेंड लॉ ए दे उपर कितनी फोर्स लग रही है, एनी, इनू वैक्टर फॉर्म च लिख लेने, ए ते फोर्स लग रही है बी करके इनी। तो ये फोर्स क्योंकि ए ते लग रही है, तो इस फोर्स ने की करना, जिहड़ी बॉडी ए है ना उहदी मोमेंटम नू चेंज कर देना। एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अगर एफ पहली बॉडी ते फोर्स लग रही है, तो पी भी पहली बॉडी की मोमेंटम है। तो हुण क्योंकि ये फोर्स ए बॉडी ते लग रही है, तो पी भी ए बॉडी की मोमेंटम है, और आ सैकेंड बॉडी ते फोर्स लग रही है बी ते, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सैकेंड लॉ आ इदां लिखना, ये सैकेंड बॉडी बी बॉडी की मोमेंटम चेंज हो रही है। हुण अगर आप इन्हां दोनों इक्वेजनस नूं प्लस कर दईए, ऐड कर दईए, जदों आप इन्हां दोनों इक्वेजनस नूं ऐड करांगे बेटा, तां उस केस च एडिंग दीज टू इक्वेजनस, तो साडे कोल की रिजल्ट आएगा, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू डी पी ए बाय डी टी प्लस तो आ भी ऐड हो जाएंगे, आ भी ऐड हो गई, आ लैफ्ट साइड ते राइट साइड ते। हुण बेटा जिहड़ा डिफरेंशिएशन है ये आपां कॉमन कढ सकते हैं इदां ना, तो हुण इनू सॉल्व करो, इनू भी डिफरेंशिएट करेगा प्लस इनू भी, वापस ये बन जाएंगे। हुण बेटा आ कौन है, हुण ये गल नूं समझो, पी ए बॉडी की मोमेंटम है, तो पी बी बॉडी की मोमेंटम है, और असी इत्थे मन के चले हैं कि ए और बी तो एक आइसोलेटेड सिस्टम बनया। तो आइसोलेटेड सिस्टम दो बॉडीज का बनया वा, तो दो बॉडीज की पहली की मोमेंटम पी ए है, दूजे की पी बी है, तो पी ए प्लस पी बी का मतलब आ दोनों का प्लस हो गया, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब टोटल मोमेंटम आ गई, पी की है टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। हुण एक गल बेटा होर नोट करियो, ध्यान नाल गल सुनियो, किस सिस्टम की मोमेंटम चेंज हुंदी है, जिस सिस्टम ते
फोर्स लगती है, फोर्स लगती है, नैट फोर्स लगती है, बाहरों फोर्स लगती है। तो जिस वो सिस्टम चाहे बॉडी होए चाहे दो बॉडीज का बनया होए, तो किस सिस्टम की मोमेंटम ने चेंज करना, जिहदे ते नैट फोर्स लगनी है, बाहरों फोर्स लगनी है। हुण इत्थे जिहड़ा साडा सिस्टम है ये आपां मन्निया सी आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब तुहानूं की दसिया कि बाहरों कोई फोर्स नहीं लगनी, जिहड़ी भी फोर्स लगनी आ वो जिहड़ी बॉडीज ने मिलके सिस्टम बनाया उन्होंने आपस च ही लगानी है, बाहरों कोई फोर्स नहीं लगनी। हुण इहदा मतलब, क्योंकि दोबारा देखो गल नूं भी जिहड़ा आपां इत्थे पुत्त पी ए प्लस पी बी नूं पी लिखिया, और पी का मतलब की है टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है उहदे उपर बाहरों कोई फोर्स लगनी ही नहीं, तो जिहड़े सिस्टम ते बाहरों कोई फोर्स नहीं ना लगनी ਉਹਦੀ मोमेंटम भी नहीं चेंज होनी, मतलब कॉन्स्टेंट होनी है। तो मोमेंटम किहदी चेंज होनी है, जिहदे ते फोर्स लगनी है, नैट फोर्स लगनी है, और जिहदे ते नैट फोर्स नहीं लगनी ਉਹਦੀ मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहनी है। और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है बाहरों कोई फोर्स नहीं लग रहे, तो इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम की हमेशा मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहनी है। सो इसका मतलब, क्योंकि इत्थे पी की है टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ते आइसोलेटेड सिस्टम की मोमेंटम की है कॉन्स्टेंट। सो इसका मतलब आ टर्म कॉन्स्टेंट है। ये क्यों कॉन्स्टेंट हुई, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है। तो कॉन्स्टेंट नूं जदों तुसी डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब एफ ए बी प्लस एफ बी ए, लैफ्ट हैंड साइड दो फोर्सिस का सम 0 आ रहा, तो इट मीनस एफ ए बी ते माइनस एफ बी ए, मतलब आ दोनों फोर्सेस इक्वल बट ऑपोजिट है। मीनस ए बी ते जिन्नी फोर्स लगा रही है बी भी उन्नी ए ते लगा रही है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पर इस लॉ नूं कहने आ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो तुसी की नोट कर रहे हैं बेटा कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नूं भी असी प्रूव करता। स्टार्ट कित्थों कीता सी, यूजिंग सैकेंड लॉ, है ना। हुण आ जिहड़ियां इक्वेशनस तुसी लिखियां सी, आ वालियां, ए बॉडी लई, ए बी बॉडी लई, ये सैकेंड लॉ तो लिखियां सी, फिर इन्हां नूं ऐड किया, आ स्टैप्स बना के इत्थे तक पहुंच गए हैं। तो इसदा मतलब फर्स्ट लॉ ते थर्ड लॉ, ये दोनों लॉज सैकेंड लॉ ऑफ मोशन तो डिराइव हो रहे हैं ना, इस करके असी कहांगे कि न्यूटन सैकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन।